Hello dear students, this is our second lecture regarding accounting principles. So 1 to 8 points we have done yesterday, so 9 onwards we have to do now. So the next principle, accounting principle, is matching concept. Matching concept means first of all we have to recognize the revenue, and then we have to conclude all the assets which are related with related to earn that particular revenue. You have to include all costs. क्लियर मीन्स सबसे पहले आप अपनी रेवेन्यू मीन्स सेल को काउंट करोगे कि 1 ईयर की सेल्स कितनी है, फिर उस सेल से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है उस टाइम पीरियड की, यू हैव टू रिकॉर्ड ऑल कॉस्ट. क्लियर. सो ये कॉस्ट आपके रेवेन्यू मीन्स सेल इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इस कॉन्सेप्ट्स को मैच करेगी. सेल्स जो है वो हमेशा आपकी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के इक्वल रहेंगी. सो वेन एवर यू आर अडॉप्टिंग दैट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, यू हैव टू फॉलो, you have to keep it in your mind some points regarding this concept. So very first is, when an item of revenue is included in the profit or loss account, all expenses incurred on it, whether paid or not paid, you have to include that all expense in profit and loss account. मीन्स आपने सारे के सारे एक्सपेंसेस को जो उस रेवेन्यू को अर्न करने से रिलेटेड हैं, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस, चाहे आपने अभी तक पे किए हैं चाहे नहीं किए हैं, जो उस सेशन से रिलेटेड हैं, उस ईयर से रिलेटेड हैं और उस रेवेन्यू को अर्न करने से रिलेटेड है, आपको वो सारे के सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करने पड़ेंगे. इट मीन्स आपको आउटस्टैंडिंग टाइप ऑफ एक्सपेंस को, चाहे आपने अभी ड्यू हो गए हैं, पे नहीं किए, तो आपने इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको शो करना है. इन द सेम फॉर्म, सपोज सम एडवांस पेमेंट्स आर देयर, एडवांस पेमेंट रिगार्डिंग इंश्योरेंस प्रीमियम और एडवांस पेमेंट रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ एक्सपेंस. So that type of advance payment you have to deduct from your that period's expense. Like अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो एडवांस पे कर दिया है, नेक्स्ट ईयर के 6 मंथ का आपने एडवांस पे कर दिया है, तो आपको जितनी पेमेंट इंश्योरेंस की इस सेशन की बनती है, मींस जितनी आपने टोटल पे की है, उसमें से आप एडवांस पेमेंट को माइनस करके ही इस सेशन की पेमेंट जो है वो शो करोगे इंश्योरेंस प्रीमियम में. क्लियर. तो जो आपकी एडवांस पेमेंट है इंश्योरेंस के रिगार्डिंग या किसी भी एक्सपेंस के रिगार्डिंग, यू हैव टू रिकॉर्ड दैट एडवांस पेमेंट इन दी एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. वो आपकी एसेट साइड में एज अ प्रॉपर्टी रहेगी. बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड में शो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो फ्यूचर से रिलेटेड एक्सपेंस है जो आपने प्रेजेंट सेशन में, करंट सेशन में जो है वो पे कर दिए हैं. सो टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यू हैव टू फॉलो द कंसेप्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. मीन्स अभी आपने पे नहीं किए हैं, ऐसे एक्सपेंस को आपको जो है अगर उस सेशन से रिलेटेड है ऐड करना पड़ेगा, और उसको आप बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड भी दिखाओगे, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी अराइज हो चुकी है चाहे आपने पे नहीं किया है. इन द सेम फॉर्म, प्रीपेड टाइप ऑफ एक्सपेंस हैं, तो जितने एक्सपेंस आपके एडवांस पेमेंट में हैं उसको आप डिडक्ट करोगे टोटल पेमेंट में से, तभी आपकी करंट ईयर की पेमेंट आ पाएंगी. और जो आपने एडवांस पेमेंट कर दिया उसको आप बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो करोगे. इन द सेम फॉर्म, सपोज सम गुड्स आर रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द सेशन, सो ऑल द एक्सपेंसेस विच आर incurred on that particular type of stock, you have to count and you have to record in the books of accounting, and you have to carry it forward the same unsold stock to the next session as an opening stock. क्लियर. अगर एक सेशन के एंड में कुछ स्टॉक आपके पास अनसोल्ड रह जाता है, तो आप उसको क्लोजिंग स्टॉक की तरह शो करोगे, आपकी इनकम का पार्ट होगा वो, और उसी को, उस पर जितने भी एक्सपेंसेस आपके लगे हैं वो उसमें इंक्लूड होंगे, और उन्हीं स्टॉक को ही आप सेम फॉर्म में नेक्स्ट सेशन में ओपनिंग स्टॉक की फॉर्म में शो करोगे. इन द सेम फॉर्म, आपके जो इनकम रिसीवेबल हैं या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, उनके कॉन्सेप्ट को भी आपने फॉलो करना है. मीन्स इनकम रिसीवेबल्स को आप हमेशा अपने रेवेन्यू में ऐड करोगे, चाहे आपको अभी रिसीव नहीं हुई हैं लेकिन उस सेशन से रिलेटेड है, आपने अर्न कर ली हैं. इन द सेम फॉर्म, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, नेक्स्ट सेशन से रिलेटेड है, आपने अभी काम कंप्लीट नहीं किया, आपको एडवांसली पेमेंट मिल गई है, यू हैव टू डिडक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इनकम.
सो दिस इज़ मैचिंग कॉन्सेप्ट। इससे आपके फिर सेल्स जो हैं वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के इक्वल मैच हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर मीन्स each and every significant information which is related with the economic affair of the enterprises you have to declare, you have to disclose from your books of accounting। आपको हर वो इंफॉर्मेशन आपकी अकाउंटिंग की बुक्स में दिखानी पड़ेगी जो आपको लगता है कि आपके शेयर होल्डर्स के लिए, आपके बैंकर्स के लिए, आपके क्रेडिटर्स के लिए, आपके डेटर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने अकाउंट्स की बुक्स के थ्रू दिखानी पड़ेगी जो आपके एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़र्स के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सारे सीक्रेट्स को ही लीक कर दोगे, ये इसका एक थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट है। ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे लगता है कि राइवल कंपनीज़ को, कॉम्पिटिटर्स को बेनिफिट हो सकता है, उस टाइप की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन हर वो इंफॉर्मेशन जो आपको लगता है कि आपके इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए बेनिफिशियल है, एज अ कंपनी आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज अ पार्टनरशिप फॉर्म अगर रजिस्टर्ड है तो भी आपको अपने फाइनल अकाउंट्स में शो करनी पड़ेगी। आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिखाना पड़ेगा, आपके बैलेंस शीट में भी शो करनी पड़ेंगी वो चीज़ें। लाइक कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ मीन्स कि अभी वो लाइबिलिटी नहीं है लेकिन फ्यूचर में लाइबिलिटी के फॉर्म में अराइज हो सकती हैं। सपोज़ फर्म का या कंपनी का किसी के साथ जो है डिस्प्यूट चल रहा है, कोई केस चल रहा है, अगर वो केस हम हार जाते हैं तो फ़र्म को जो है एक पेमेंट करनी पड़ेगी सेकंड पार्टी को, लेकिन अभी उसका डिसीज़न पेंडिंग है। तो आप इस टाइप की लाइबिलिटी को बैलेंस शीट के फुट नोट में शो करोगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू डिस्क्लोज ऑल द मेन फैक्ट्स to their users, whether they are external users or internal users। तो इस टाइप की लाइबिलिटीज़ को आपको चाहे बैलेंस शीट के साथ एक फुट नोट की फॉर्म में इसको शो करना पड़े, एक सेपरेट एनेक्स्चर जो है वो ऐड करके करना पड़े, आपको हर वो इंफॉर्मेशन इनको दिखानी पड़ेगी यूज़र्स को जो उनके लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट वन इज़ कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। Convention of consistency means कि you have to, if you have adopted any one method, any one procedure regarding to maintain your account, then you don't change, don't make any type of change in that particular type of method or that particular type of procedure। अगर आपको ज़रूरी नहीं लगता तो unnecessarily आप अपने methods में, accounting के methods में, अपने जो है नंबर ऑफ़ बुक्स में चेंज नहीं करोगे ईयर टू ईयर। ठीक है, मींस अननेसेसरली चेंजेस जो हैं वो रिक्वायर्ड नहीं हैं, क्योंकि सपोज़ करो आप 1 ईयर में जो है स्टॉक को वैल्यूएट करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आपने पहले तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग जो है इशू ऑफ स्टॉक शो कर दिया, लेकिन आपने विद इन 6 मंथ ही उसको चेंज करके LIFO मीन्स लीफो को यूज़ कर लिया, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस टाइप के जो चेंजेस हैं वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं और आपके जो फाइनल अकाउंट्स हैं उनको जो कंपेयर करने की एबिलिटी है उसको रिड्यूस करते हैं। तो आपको करंट सेशन में और जहाँ तक हो सके मींस ईयर टू ईयर भी उनमें अननेसेसरली चेंजेस नहीं करने होंगे। सपोज़ आप एक बार प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो 2% से बना रहे हैं और ड्यूरिंग द सेशन ही आपने उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर दिया, या आफ्टर 1 ईयर आपने उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर दिया। इन द सेम फॉर्म डेप्रिसिएशन के लिए बहुत से मेथड्स होते हैं। इन वेरी फर्स्ट ईयर आप उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हो, सेकेंड सेशन में आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ कर रहे हो, तो उससे आपके जो अकाउंट्स हैं वो ईयर टू ईयर कंपेयर नहीं हो पाएंगे। क्लियर? सो unnecessarily changes are not required in the books of accounting according to this principle, according to this convention. Next one is convention of conservatism or you can say convention of prudence. This is very important convention. So according to this we have to create provisions for unexpected losses or expected future liabilities, but we haven't create any type of provision or reserve regarding expected gains or profits. आपको इस convention के according उन सभी एक्सपेक्टेड मीन्स एंटिसिपेटेड और एक्सपेक्टेड
प्रॉफिट्स के लिए जो है वो रिज़र्व या प्रोविज़न्स क्रिएट नहीं करने, बट जो एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं, एक्सपेक्टेड एक्सपेंस हैं, उन सभी के लिए आपको प्रेजेंटली प्रोविज़न्स क्रिएट करना ज़रूरी है. सो मीन्स यू हैव टू प्ले अ गेम, मीन्स यू हैव टू प्ले अ सेफ गेम, यू कैन से. ठीक है, आपको एक ऐसी गेम प्ले करनी है जिसमें आप सेफ़ रहो. मीन्स आपको लगता है कि फ्यूचर में ये लाइबिलिटी अराइज होने वाली है, ये लॉसेज होने वाले हैं, देन यू हैव टू set aside a lump sum amount from your profit regarding that particular type of expense which are incurred in the फ्यूचर. आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो आप अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अलग से रख सकते हो, प्रोविज़न क्रिएट कर सकते हो उस एक्सपेक्टेड लॉस के लिए, उस एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी के लिए. ठीक है, प्रॉफिट में से कुछ शेयर सेपरेट रख दिया और वो आपने फ्यूचर के उस एक्सपेक्टेड लॉस के लिए, उस एक्सपेक्टेड एक्सपेंस के लिए यूज़ करना है. बट सपोज़ अगर आपको फ्यूचर में कुछ इनकम होने की एक्सपेक्टेशन है, तो उस इनकम के लिए जब तक आपको वो रिसीव नहीं हो जाती एक्चुअल में कैश फॉर्म में, तब तक आप अपने अकाउंट्स की बुक्स में उसको राइट नहीं करोगे. सो यू हैव टू प्ले सेफली. ठीक है, आपको एक ऐसी गेम प्ले करनी है जो सेफ़ हो. इसके एग्जांपल्स के थ्रू हम कह सकते हैं कि जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूड करते हैं ना, सो क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट कोस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू मीन्स द मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ लेस. अगर सपोज आपके पास क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द सेशन 90,000 का है, ठीक है, वो आपकी कोस्ट है, आपको 90,000 में जो है वो स्टॉक प्रिपेयर किया है, मैन्युफैक्चर किया है आपने उसको, और मार्केट वैल्यू अगर उसकी 60,000 है, तो आप उसको 60,000 में ही रिकॉर्ड करोगे. इन द सेम फॉर्म अगर 90,000 की कोस्ट वाला जो क्लोजिंग स्टॉक है, अगर उसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख हो जाती है, तब भी आपने उसको विच एवर इज़ लेस मीन्स 90,000 इज़ द लेस अमाउंट्स, और 90,000 में ही आप उसको वैल्यूड करके अपनी बुक्स में राइट करोगे. तो मीन्स आपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को राइट नहीं करना, एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है. क्लियर. नेक्स्ट वन इज़ convention of materiality. Materiality means you have to record, you have to disclose to your users only and only means you can say significant data, means irrelevant data, irrelevant information you haven't disclosed through your accounts to your users. आप अपने यूज़र्स को कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़ नहीं करोगे जो आपको लगता है कि उनके लिए ज़रूरी नहीं है, उनके लिए इर्रेलेवेंट है, अनइम्पॉर्टेंट है. आप उस इंफॉर्मेशन को अपने यूज़र्स को शो नहीं करोगे अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी. उसको आप या तो मर्ज कर सकते हो अदर आइटम्स में, या फिर आप उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ भी सकते हो अगर आपको लगता है कि इस टाइम पे ये इनके लिए सिग्निफिकेंट नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू AAA मीन्स अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटीरियल इफ़ देयर इज़ अ रीज़न टू बिलीव दैट नॉलेज ऑफ इट वुड इन्फ्लुएंस डिसीजन ऑफ द इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर. अगर आपको लगता है कि आपके जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, जो फ्यूचर में आपके इन्वेस्टर बन सकते हैं, या जो आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं मींस जो अभी प्रेजेंटली आपके इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, आपको लगता है कि उनके मतलब की कोई चीज़ नहीं है, उनके रिगार्डिंग किसी चीज़ को उनको इन्फॉर्म करना ज़रूरी नहीं है, देन यू कैन स्किप दैट डाटा, यू कैन स्किप दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर अकाउंटिंग सिस्टम. So this is that's all regarding the principles of accounting and conventions regarding accounting. So you have to prepare this full chapter properly. If any doubt is there, then you can call or message me.